दोस्तों, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस शानदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 5 जुलाई और 6 जुलाई के करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न बना है वो बना है एलआईसी के चेयरमैन को लेकर। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बना है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने एलआईसी के जो अध्यक्ष होते हैं यानी कि एलआईसी का जो चेयरमैन होता है उनकी जो रिटायरमेंट की एज है उसको बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया है। तो आंसर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो एलआईसी के चेयरमैन होते हैं उनकी रिटायरमेंट की एज को 62 ईयर्स कर दिया है। 62 वर्ष की आयु पर अब वो लोग रिटायरमेंट लेंगे। इससे पहले ये जो एज हुआ करती थी ये होती थी 60 ईयर्स। ठीक है, इसको बढ़ाकर हाल ही में 62 ईयर्स कर दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों एक बार फिर से बता देता हूँ, जो एलआईसी के चेयरमैन है उनके रिटायरमेंट की एज को 62 वर्ष कर दिया गया है। अब इसमें कौन से संशोधन में ऐसा किया गया है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम विनियम 1960। ठीक है, तो भारतीय जीवन बीमा निगम विनिमय 1960 में इसको संशोधित करके इसकी आयु जो है रिटायरमेंट की वो 62 वर्ष कर दी गई है। अब दोस्तों यहाँ पर एलआईसी के बारे में समझते हैं। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को करी गई थी। इस समय इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई में स्थित है। इसके चेयरमैन का इस समय नाम है एम आर कुमार इसके चेयरमैन का नाम है। चूंकि चेयरमैन की बात चल रही है तो हो सकता है ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन क्या बना है? आपको पता है कि हाल ही में उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। ये क्वेश्चन तो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका था कि पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। लेकिन आज का क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद में पुष्कर सिंह धामी को हाल ही में राज्य का कौन सा मुख्यमंत्री घोषित किया गया है? तो अगर नंबर्स की बात करी जाए तो ये 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं 11th। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 11वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं इनका ओथ सेरेमनी भी हो चुका है। गवर्नर के द्वारा यहाँ पर इनको शपथ ग्रहण करवाई गई है, जिसका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों उत्तराखंड से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, उसको भी लगे हाथ पूरा कर लेते हैं। जैसे कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो भारत का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको याद रखेंगे। इसके बाद में जो चिपको आंदोलन है वो सबसे पहले उत्तराखंड के किस जिले से शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन जो है ये उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू हुआ था। चमोली इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो पहाड़ों की रानी क्वीन ऑफ द माउंटेन्स मसूरी वो किस कैटेगरी के अंदर आता है? तो ये हिमालय के मध्य हिमालय मीडियम हिमालय के अंतर्गत में ये श्रेणी आती है। इसके बाद में दोस्तों उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री का नाम क्या है? नित्यानंद स्वामी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी एसएससी में रिपीटेड है। देश का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय है फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसको कहाँ पर? उत्तराखंड में स्थापित किया गया था और उत्तराखंड के पंतनगर में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद में दोस्तों चिपको आंदोलन के प्रणेता यानी कि जो शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे? सुंदर लाल बहुगुणा चिपको आंदोलन को शुरू करने वाले व्यक्ति हैं। इसके बाद में आ जाता है कि उत्तराखंड में क्वीन ऑफ द माउंटेन पहाड़ों की रानी से किस शहर को जाना जाता है? ये सभी को पता होगा, मसूरी को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद में आ जाएगा कि किस स्थान को उत्तराखंड में झीलों का नगर कहा जाता है? तो नैनीताल को उत्तराखंड में झीलों का शहर कहा जाता है। एशिया का सबसे ऊंचा बांध हाईएस्ट डैम उत्तराखंड के किस स्थान पर स्थित है? तो एशिया का सबसे ऊंचा डैम जो है ये टिहरी में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है।
फिर आ जाता है कि फूलों की घाटी फ्लावर ऑफ वैली कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि उत्तराखंड अगर हमने रिवीजन किया है तो उसका स्टैटिक पार्ट भी रिवीजन करना उसी समय ठीक रहता है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किसे भारत के खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल महासंघ यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के रूप में मान्यता प्रदान कर दी है, तो आंसर हो जाएगा इसका एक किक बॉक्सिंग का एक फेडरेशन है जिसको बोलते हैं वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन। वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन, इस फेडरेशन को हाल ही में नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन एनएसएफ का दर्जा दे दिया गया है। एनएसएफ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन का दर्जा हाल ही में वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये आपको वाको इंडिया फेडरेशन का लोगो दिख रहा होगा, जिसमें कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया हो, किसी कोई और न्यूज़पेपर हो, डेली न्यूज़ हो, इन सभी में ये आर्टिकल देख सकते हैं कि वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन गेट्स गवर्नमेंट रिकॉग्निशन, गवर्नमेंट का रिकॉग्निशन इसको मिल गया है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आए दिन आपने सुना होगा, इस समय बहुत ज़्यादा एक चीज़ न्यूज़ में चल रही है कि इंडिया के ऊपर ड्रोन से अटैक किया जा रहा है, ड्रोन से अटैक किया जा रहा है। तो जिस तरीके से इजराइल में आयरन डोम होता है, दूसरे देशों से आने वाली मिसाइल से रक्षा करने वाली प्रणाली, ऐसी ही ड्रोन से रक्षा करने वाली एक प्रणाली हाल ही में भारत में विकसित करी गई है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने इंद्रजाल नामक भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद को डिज़ाइन और विकसित किया है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो ये हमारा सिटी है और इसकी सुरक्षा हमें करनी है, तो इसको चारों तरफ एक गुंबद सी बन जाएगी, यानी कि कोई भी ड्रोन अगर इस पर आकर हमला करेगा तो उस ड्रोन को मार गिराया जा सकेगा। इस पूरे डोम रक्षा प्रणाली को इंद्रजाल नाम दिया गया है। तो इंद्रजाल नामक ये जो प्रणाली है इसको ग्रीनी रोबोटिक्स, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीनी रोबोटिक्स के द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे कि ये वो एरिया है जो प्रोटेक्ट करना है, ये इस तरीके से गुम्बद बन जाएगी, अगर कोई ड्रोन आता है तो उसको मार गिराया जाएगा। ठीक है, तो इसको हाल ही में भारत का पहला ऐसा ये डिज़ाइन है जिसको ग्रीनी रोबोटिक्स के द्वारा तैयार किया गया है। इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन बनेगा कि एक साथ 75,000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पर बनाया जा रहा है। तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम राजस्थान के जयपुर में बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें एक बार में 75,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी और ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। अब इसमें आ जाता है कि ये 100 एकड़ की ज़मीन पर बनाया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। इसके बाद में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, तो वो ऑस्ट्रेलिया का MCG मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है। सो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एवरी ईयर 3 जुलाई को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर साल 3 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है, जिसमें कि आप देख सकते हैं 3 जुलाई इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। ठीक है, ये हर साल कब मनाया जाता है, 3 जुलाई को मनाया जाता है। तो 3 जुलाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार इस दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया है, तो इस बार इस दिवस का 12वां संस्करण जो है हाल ही में मनाया गया है। इसके बाद में दोस्तों आ जाता है बुक्स एंड ऑथर वाला क्वेश्चन। बुक्स एंड ऑथर का क्या क्वेश्चन आया है वो समझते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन, ठीक है, नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं।
तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है धवल कुलकर्णी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि धवल कुलकर्णी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन, इसको लिखा है धवल कुलकर्णी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धवल कुलकर्णी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। इसमें आप देख सकते हैं नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन, ठीक है, इसको धवल कुलकर्णी ने लिखा है। नाथूराम गोडसे की लाइफ पर ये स्टोरी बेस्ड है। ये आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय राज्य में 4 जुलाई से 7 जुलाई 2021 तक द्री फेस्टिवल, द्री त्योहार मनाया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में ये त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है द्री फेस्टिवल। और इस बार इस त्यौहार को 4 जुलाई से 7 जुलाई 2021 के बीच में मनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाने वाला ये जो त्यौहार है ये कृषि का त्यौहार है और इसको बेसिकली अपातानी जनजाति के लोग मनाते हैं। तो अपातानी जनजाति के लोग इस कृषि त्यौहार को मनाते हैं जिसका नाम है द्री फेस्टिवल और इसको अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखने के प्रस्ताव को रेल मंत्रालय को भेजा है? तो वैसे तो यूपी में अभी बीच में कई रेलवे स्टेशन के नाम चेंज किए गए हैं। यहाँ पर इस बार जो रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर जो रेलवे स्टेशन चेंज होगा वो ऑब्वियस सी बात है, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं झांसी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा जाएगा। अभी इसका प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेज दिया गया है, जल्दी ही उस पर क्या होना है ये भी पता चल जाएगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके दीन दयाल उपाध्याय नगर कर दिया गया है। ठीक है, फैजाबाद रेलवे स्टेशन, फैजाबाद को अयोध्या घोषित किया जा चुका है। तो ये सभी यूपी में नेम चेंज है जो कि एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। यूपी के एग्जाम में तो 100% पूछा जाना है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में NCAER नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के लिए डायरेक्टर जनरल महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका जो महानिदेशक है ये पूनम गुप्ता को बनाया गया है। पूनम गुप्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूनम गुप्ता को नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं NCAER, ठीक है, इसका फोटो भी आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं कि हाल ही में किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जीत ली है? तो आंसर हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जो हाल ही में आयोजित करी गई है इसको जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। ऑप्शन नंबर ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स वर्स्टैपेन ने इसको जीता है। इनका एक फोटो भी देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों 2021 के जितने भी फार्मूला 1 हैं उनको एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। जैसे कि सबसे पहले शुरुआत हुई थी फरवरी में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, इसको जीता था लेविस हैमिल्टन ने। एमिलिया रोमैग्ना फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स, इसको जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स को जीता था लेविस हैमिल्टन ने। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को जीता था लेविस हैमिल्टन ने। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स को जीता था मैक्स वर्स्टैपेन ने। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स को जीता है सर्जियो पेरेज ने। इसके बाद में आ जाता है फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स, हाल ही में आयोजित करी गई है, इसको भी मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। स्टाइरियन ग्रैंड प्रिक्स को भी मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। और फाइनली ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। दोस्तों अभी जो हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं ये ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स है, ना कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया में फ़र्क होता है। यहाँ पर हिंदी में मिस्टेक को क्लियर करेंगे, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं
ये ऑस्ट्रियन होगा, ऑस्ट्रियन। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है मैक्स वर्स्टापेन ने। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। आगे चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों को मिलाकर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गए हैं? तो आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में मिताली राज जो हैं, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, कि हाल ही में जो मिताली राज हैं वो सभी प्रारूप जितने भी फॉर्मेट्स होते हैं वनडे और इंटरनेशनल मैचेस के, तो सभी प्रारूपों को मिलाकर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई है। तो ऑप्शन नंबर डी मिताली राज इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले में मिताली राज पहले स्थान पर है, चार्लोट एडवर्ड्स दूसरे स्थान पर है, सूजी बैट्स तीसरे स्थान पर आती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मिताली राज ने कुल 10,337 इंटरनेशनल रन बनाए हैं। चार्लोट एडवर्ड्स ने 10,273, इनका रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है। इसके बाद में सूजी बैट्स ने 7,849 रन बनाए हैं। तो यहाँ पर मिताली राज इसमें पहले स्थान पर आती हैं और बाकी सारी चीज़ों का डिटेल इस पीडीएफ में दे रखा है। हाल ही में कौन सी महिला तैराक ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तैराक बन गई हैं? तो भारत की पहली महिला तैराक बनी है यहाँ पर माना पटेल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, माना पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पहली महिला तैराक बनी है जो कि ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 तैराकों ने इस बार क्वालिफाई किया है, जिसमें कि पहली बार किसी महिला ने क्वालिफाई किया, उनका नाम है माना पटेल। दूसरे व्यक्ति जो हैं वो हैं श्री हरि नटराज और तीसरे हैं साजन प्रकाश। इन तीनों ने ही इसके लिए क्वालिफाई कर लिया है। आगे चलते हैं कि हाल ही में नासा ने अपने नियोवाइस अंतरिक्ष दूरबीन, तो दोस्तों ये जो नियोवाइस है ये आपका स्पेस टेलीस्कोप है, ये पहले से ही काम कर रहा था। अब इसके जो कार्यकाल है इसको बढ़ा दिया गया है 2023 तक के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2023 तक के लिए नासा ने इस टेलीस्कोप की वर्किंग को बढ़ा दिया है। इसको पहले रिटायर होना था लेकिन 2023 तक इसको बढ़ा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नियोवाइस का फुल फॉर्म होता है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आप इसको टिक कर सकते हो। अगला प्रश्न मिलेगा कि निम्नलिखित में से किस संस्था को OCO ग्लोबल के द्वारा दुनिया की सबसे नवीन प्रचार एजेंसी 2021 यानी कि वर्ल्ड्स मोस्ट इनोवेटिव प्रमोशन एजेंसी 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन सी संस्था है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा इन्वेस्ट इंडिया। हम सभी को प्राउड फील होना चाहिए। इन्वेस्ट इंडिया नाम से जो भारत की संस्था है इसको सबसे ज़्यादा मोस्ट इनोवेटिव प्रमोशन एजेंसी के रूप में चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो कि लिखा है अ प्राउड मूवमेंट फॉर इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया अवॉर्डेड की गई है द वर्ल्ड्स मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी। किसके द्वारा? OCO ग्लोबल इनोवेशन अवार्ड्स के द्वारा इंडिया की इस इन्वेस्ट इंडिया को चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मिलेगा, एक पुस्तक है जिसकी हाल ही में जिसको रिलीज किया गया है, नाम है लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन। नाम से पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है कविता राव ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कविता राव के द्वारा लेडी डॉक्टर्स को लेकर ये जो पुस्तक है ये लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही है, आप देख सकते हैं लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन। कविता राव के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। इसका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में चलता है निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में एक दरबार सिस्टम था, दरबार मूव सिस्टम, उसकी
149 साल पुरानी प्रथा को समाप्त कर दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि 149 149 वर्ष पुरानी जो दरबार मूव है, इसको हाल ही में समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता था, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जम्मू कश्मीर की दो कैपिटल थी। एक थी समर कैपिटल श्रीनगर में और विंटर कैपिटल जम्मू में। तो होता क्या था कि बहुत ही लिमिटेड समय में अब जो सरकारी काम होते थे, तो सर्दियों के लिए जो जम्मू कश्मीर की कैपिटल हो रही थी वो हो रही थी जम्मू, और गर्मियों के समय पर हो रही थी श्रीनगर। तो इसमें क्या हो रहा था कि साल में 2 बार जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको अपनी सभी फाइल्स के साथ में शिफ्ट होना पड़ता था श्रीनगर, और फिर साल में जैसे ही सर्दियां शुरू हुई तो फिर वापस से शिफ्ट होना पड़ रहा था इस तरफ। तो इसमें टाइम का भी लॉस हो रहा था, पैसे का भी लॉस हो रहा था, रिसोर्सेज का भी लॉस हो रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पैसा इसमें खर्च हो रहा था। आप देख सकते हैं बड़े बड़े बैग्स में जो सरकारी फाइलें होती हैं इन सभी चीज़ों को शिफ्ट किया जाता था, क्योंकि यहाँ पर दो दो यहाँ पर जो कैपिटल्स बना रखी थी इस वजह से। तो हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अब इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया है। इसको इसको दरबार सिस्टम के नाम से जाना जाता था, अब इसको रद्द कर दिया है। इसमें लगभग 8,000 से 9,000 जो कर्मचारी हैं वो हर साल 2 बार फाइलों को लेकर इधर से इधर मूव करते थे। अब इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है। अब ये जो सिस्टम था ये डोगरा सम्राट महाराजा गुलाब सिंह ने 1872 में इस परंपरा को शुरू किया था, जिसको हाल ही में समाप्त कर दिया गया है। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको दिख रहा है, स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।